तो ये क्लास 9th के, ठीक है, ये जो क्लास है क्लास 9th के 28 मई यानी आज कौन सा दिन है, गुरुवार, 28 मई यानी कि गुरुवार का क्लास, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ और बायोलॉजी की जगह आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशल साइंस का टॉपिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि बताए थे गुरुवार शुक्रवार शनिवार को सोशल साइंस पढ़ाई होगा, इतना बताए थे। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मैथ और इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं माइक गिर गया था, हो सकता है शुरू में आवाज़ तुम लोग को नहीं आ रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ। तब तक मैं माइक लगा हुआ नहीं दिखा, माइक नीचे गिर गया था, अब आवाज़ आ रहा होगा शायद थोड़ा और अच्छे से। तो ये जो वीडियो है क्लास 9th का 28 मई का यानी कि गुरुवार का वीडियो है एंड ऑनलाइन क्लास है, इसमें मैथ और इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय क्या लेंगे, अभी जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथ में कहाँ तक पढ़ चुके थे, वेट अभी निकाले थे हम कहीं तो PDF। मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे थे और मेरे ख्याल से ये 1 नंबर जो क्वेश्चन था ये पूरा हो चुका है एंड 2 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये 2 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग को करना है, यही 2 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं मैथ में। स्टार्ट करते हैं इसको, मैथ में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, वेट करो आ जाएगा कुछ देर में, ये रहा। तो अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले, ये एक्सरसाइज 2.1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, चलो इसका पहले कुछ थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो काम नहीं कर रहा लगता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ कहीं पे 5x² प्लस 7x प्लस 1, कहेंगे बता इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। गुणांक मतलब होता है कि उसके गुणा में कौन है, हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है तो 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, कहेंगे एक्स का गुणांक क्या होगा तो कहेगा सर 7 है, ठीक है। ये हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी को कहते हैं, यानी अगर लिखा हुआ ऐसा, ठीक है, इसमें कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है 3 है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2 है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कहेगा सर है ही नहीं कुछ भी। जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं रहेगा तो गुणांक क्या होता है उसका 1 होता है, बात समझ में आ गया, यही हमें समझना था। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा हमें पूरा का पूरा पढ़ना था, और मतलब इसमें बनाना भी वही सब चीज़ें हैं। इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये वेट करो क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन, इसको हम कैटेगरी बांट देते हैं, ये ऐसा करके है, 4 क्वेश्चन है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, ध्यान देखो तुम ही लोग बताओ, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का अटनीरा हम यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ये कितना, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, नहीं है गुणांक कुछ भी, क्या होगा 1, लेकिन ये माइनस में है तो -1 होगा इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में इसमें क्या है देखो तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में क्या है ये ना, इसके गुणा में क्या है π/2, इसका गुणा क्या है π/2, एक्स स्क्वायर का गुणा ये है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है सर, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणा कहाँ से हो सकता है, इसका एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा 0 होगा, बात समझ में आ गया। तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित में प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ये हो गया। तो तुम लोग क्या करो, अभी वीडियो को यहीं पे रोको, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, ये सिंबल होता है, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, एंड पॉज करने के बाद इसको ये जो भी लिखा हुआ है इसको अच्छे से उतार लो, नोट कर लो, ठीक, अभी कभी करो पॉज, ठीक है, नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हो गया क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, ये बिंदी बिंदी पूरा इस पे, अच्छा ये उगा हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुक पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं क्वेश्चन को, ये यहाँ से ये क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पेस्ट कर दिए। ये
ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि 35 घात का कोई एक द्विपद का एग्जाम्पल लीजिए और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण लीजिए। यानी कि एक ऐसा उदाहरण लेना है इसमें जो कि 35 घात का क्या हो, द्विपद हो, मतलब कि उसमें पावर होना चाहिए 35, चर का घात 35 होना चाहिए और उसमें दो ही पद होना चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए और एक 100 घात वाला एक पदी के एग्जाम्पल लीजिए। बहुत आसान है, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका, 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, एक इसका एग्जाम्पल लिखना है हमें। और क्या लिखना है, एक 100 घात का एक पद, एक पदी। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 35 घात का द्विपद कोई भी, देखो x के पावर में 35 प्लस मान लो लिख दिए 2। तो देखो इसमें दो पद है, पहली बात तो द्विपद हुआ, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये द्विपद है। प्लस इसके पावर में क्या है, 35 है, तो ये क्या हो गया, 35 घात का द्विपद। आगे 100 घात का एक पद। ठीक है, तो सिंपल x के पावर में 100 लिख दो, हो गया। इसमें एक ही पद है, देखो सिर्फ यही है, एक पद भी है इसमें और 100 घात भी है, इसलिए 100 घात का एक पद हो गया। बस इतना सा था क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो रोको, जल्दी से उसको उतार लो। उतार लिया, चलो अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आसान सा है, कोई भारी सा क्वेश्चन है नहीं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन को यहाँ से उठाते हैं। ये क्वेश्चन है, आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ जाएगा। ये इसको छोटा कर लेते हैं। कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का घात क्या होगा। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इसको हम इधर कर लेते थोड़ा बड़ा। तुम लोग अलग अलग से लिख लेना, हम इसी में बना देंगे आंसर, मेरा समय बच जाएगा ना। बताओ, तो इनमें प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। कैसे बताते हैं घात, जितना मतलब इसमें एक प्रकार समझो, जो सबसे बड़ा घात होता है ना किसी बहुपद का, वही किसी बहुपद का घात होता है, जो सबसे बड़ा घात हुआ। तो जैसे इस वाले बहुपद को देखो, ये इसमें सबसे बड़ा पावर यानी बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा पावर है 3। सबसे बड़ा पावर इस क्वेश्चन में क्या है, 3 है। इस वजह से इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है। इस वाले बहुपद में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2। इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, देखो ठीक पावर नहीं, कुछ क्या है, 1। इसमें सबसे बड़ा पावर 1 ही है, तो ये 1 हो जाएगा। इसको देखो, इसमें कोई बहुपद है ही नहीं, हम बताए थे ना ये अचर बहुपद है, तो इसमें कोई बहुपद है नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, ये लिखा हुआ है ना ऐसा 3 नहीं कुछ, तो एक्स पावर में हम इसमें 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 गुना 3 तो नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो बहुपद का पावर है ये कितना है, 0। ठीक है, बस समझ में आ गया। निम्नलिखित में बहुपद की घात लिखने बोल रहा था, ये भी हो गया। अभी इसको भी वीडियो रोको और ये पूरा का पूरा उतार लो जल्दी से। उतार लिया, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये इसको यहाँ से उठा लेते हैं पहले। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यही ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद, ठीक है इसको बड़ा कर लेते हैं, हम इसी में बता देंगे लेकिन तुम लोग को अलग अलग उतारना। अब बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात बहुपद है और कौन कौन त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आ रहा है। इसमें बोल रहा है बताइए कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघात है और कौन सा बहुपद त्रिघात है, ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसको देखो, इसको देख के क्या लग रहा है, ये रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। सबसे बड़ा घात इसमें क्या है, 2 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, सबसे बड़ा पावर। इस वजह से कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, ये पहले ही बता चुके, ये त्रिघात बहुपद होगा। इसमें सबसे बड़ा घात यानी सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, इस वजह से ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है, एक्स पावर नहीं कुछ 1 ही ना सबसे बड़ा पावर, इसलिए जब बड़ा पावर 1 रहेगा मतलब किसी एक ऐसा बहुपद जिसका चर का घात 1 हो, से रैखिक बहुपद। 2 रहेगा द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात। ठीक है, ये कौन सा बहुपद होगा, ये भी होगा रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद, क्योंकि इसके भी चर का घात क्या 1 है, इसमें स्क्वायर है, यानी कि ये कौन सा बहुपद होगा, चर का घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा।
इसमें चर का घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ रहा है? वही बोल रहा है, बताइए निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद था, कौन द्विघात था, कौन त्रिघात था। ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी नोट करो जल्दी से तुम लोग, वीडियो रोक के। ठीक है, नोट कर लिया, चलो अच्छी बात। अब अगला एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थ्योरी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये तो ये हो गया, वेट ए मिनट। हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन जो करेंगे, अब एक्सरसाइज होगा क्या 2.2। इधर आ जाते हैं, ये रहा एक्सरसाइज 2.2। ये वाला कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले कुछ थ्योरी हम लोग कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जाने दो। ये रहा, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है ऐसा मान लो, इसमें आ जाता है ऐसा। हम लोग लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3, ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे कई सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया x बराबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन मान लिखा हुआ x बराबर 3 या x बराबर 1 या 5, कुछ भी लिखा हुआ, मान लो x बराबर -3 लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे इस क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ना देखो, ये x का मान सब जगह ये रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, x का मान क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो सिंपल ये करेंगे, देखो यहाँ पे px लिखेंगे। px बराबर लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था, 2x² प्लस 5x और माइनस में 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ x बराबर 2 करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में x है ना, वहाँ वहाँ क्या बिठा देना, ये 2 का मान बिठा देना। सिंपल, p जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या बिठा देंगे, 2 बिठा देंगे। 2 बिठा देंगे, देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x² है, x है, x का मान तो 2 है, x² की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x की जगह पे क्या 2 है तो 2 माइनस 3, तो 2 इंटू देखो 2 का स्क्वायर, ये भी 2 था, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस में 3, 4 दूनी ये कितना हो गया 8 प्लस में 10 माइनस में 3, 8 10 कितना हो गया 18 माइनस में 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो ये ऐसे बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, x बराबर -3 है, ये मेन px का मान ये कितना दिया हुआ है, ये लिखेंगे px बराबर दिया हुआ है मेन 2x² प्लस 5x माइनस 3। अभी x बराबर -3 का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 बिठा दो, यानी p जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 बिठाओ। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स जगह पे -3 और माइनस में यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 प्लस 5 गुना 3 कितना हो जाएगा -15 -3, यहाँ दोनों में 18 प्लस माइनस -15 -3, 18 में 15 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, -3 कट के कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे करके इसको बनाना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर किसी संख्या को रखने पर आंसर अगर 0 आ जा रहा है किसी समीकरण में, तो कहेंगे कि ये जो संख्या था ना, ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई संख्या रखे आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, कहेंगे हाँ गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा हम ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर ले पहले। अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। किधर गया, ये रहा प्रश्नावली 2.2। इसका क्वेश्चन उतार ले जरा, ये कॉपी किए यहाँ पे आकर के पेस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक, ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारा 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये हम लोग को करना है। ओके, वेट, एक नंबर का क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 इसके मान ज्ञात कीजिए इन सभी समीकरणों पर, मतलब x के इस मान पे इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल है, लिखेंगे हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये पहला नंबर क्वेश्चन लिखते, पहला बना रहे, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये 5x माइनस में 4x²
प्लस में 3, मतलब मेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x की जगह क्या बिठाने का रहा है, 0 बिठा देते हैं। जहाँ जहाँ x था x जगह पे क्या बिठा देंगे, खाली 0, ठीक है, x बराबर 0 बोला। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x था बस हमको क्या करना है, वहाँ पे 0 0 बिठा देना। तो 5 इंटू इस x जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट में ये क्या हो गया, रुक जाओ इरेजर, ये रहा, अब ठीक है। 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, प्लस में 3, 5 गुना 0 0, मैं 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 4 0, प्लस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, सेम वही करेंगे दूसरा क्वेश्चन में भी, ठीक है। इसमें भी px बराबर क्या दिया हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन है दूसरा नंबर, px बराबर क्या दिया हुआ, वही चीज़ जो क्वेश्चन में यहाँ मौजूद है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना है हमें, p जहाँ जहाँ x है इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, जहाँ जहाँ x है x बराबर क्या बिठा दिए, -1 बिठा दीजिए। ये कह रहा है x बराबर -1 रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वो हम क्या रखेंगे -1 बिठाते हैं। तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा 5 इंटू एक्स जगह पे क्या -1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर जगह किसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 गुना -1 कितना हो जाएगा -5, -1 का स्क्वायर प्लस 1 गुना -4 माइनस में 4 प्लस में 3, -5 -4 कितना हो जाएगा -9 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा ये -6, बस में आ गया। अब ऐसे ही तुमको ये वाला भी क्वेश्चन बना लेना, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक का तीसरा बना लेगा। तो क्या करो, वीडियो को रोको, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 नंबर ये उतार लो और 3 नंबर घर में खुद से बना लेना, वीडियो रोक के उतारो जल्दी से। हो गया, चलो ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा। यहाँ पे मिनट हो गया, अगला विषय हम लोग आते हैं आगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है, आज पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये हम लोग पढ़ेंगे, 9th क्लास का ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कहीं तो निकाल लेता हम, यहाँ पे निकला हुआ है, ये रहा, ये तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ये रहा। क्या है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, एक बार कलर चूज कर लेते हैं। इसमें पढ़ना है हमें, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें पढ़ना है बिहार के एक गांव की कहानी, ये पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम ही है बिहार के एक गांव की कहानी। यहाँ देखो ये चित्र को जरा थोड़ा जूम करे क्या इसको, एक मिनट रुको तो, देखो तो ये सीन कहाँ का तुम्हें दिख रहा है, क्या अपने गांव का सीन है, नहीं नहीं अपने गांव का नहीं है, ये एक फतेहपुर गांव का सीन है। फतेहपुर नामक गांव पटना के, पटना से कुछ दूर बगल में ये गांव है, फतेहपुर नामक गांव है, वहाँ का ये चित्र है, एक गांव का चित्र है। ये वाला चित्र तो सब देखा होगा, अपने गांव में भी देखा होगा। ये कब का समय है, कटनी का समय, जिस समय हार्वेस्टिंग होता है ग्रेन का, व्हीट का, गेहूँ का, तो उस समय का ये सीन है। फतेहपुर गांव की यहाँ पे कुछ कहानी बताई गई, क्या बताया जा रहा है देखो। अवलोकन का नाम है, ऑब्जर्व करना इस गाँव में। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्रों को परिचय कराना है। गांव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रिया जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी मतलब दूध का व्यापार, दुकानदारी, परिवहन, ये सब सीमित स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे इस फतेहपुर गांव में ज़्यादातर जो मुख्य क्रिया वो क्या है, खेती ही। यहाँ पे मूल जो क्रिया है फतेहपुर गांव में वो खेती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, ये सब शामिल है। फतेहपुर गांव की प्रारंभिक कहानी से ये स्पष्ट हो जाएगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। मतलब ये हुआ है इसका कि फतेहपुर गांव की कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये गांव कैसे चलता है। एक प्रकार से गांव में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का समायोजन कैसे होता है, गांव में कैसे बिजनेस होता है, कैसे अर्थव्यवस्था गाँव की चलती है, ये हमें समझ में आएगा ये फतेहपुर गाँव का स्टोरी पढ़ करके। नीचे करते थोड़ा सा, ये फतेहपुर गाँव का ही लग रहा है सीन है, एक टावर है बहुत अच्छा सा। फतेहपुर गांव में क्या क्या वो बताया जा रहा है देखो।
फतेहपुर गांव के पहले बारे में स्टोरी समझो। फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम क्या पड़ा? फतेहपुर नाम पड़ा। ठीक है, फतेहपुर गांव का नाम फतेश्वर नारायण सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे पड़ा। तो फतेहपुर गांव जो है अपने आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारा गांव एक दूसरे गांव से जुड़ा हुआ रहता है, कई सारा गांव सटा हुआ ये गांव रहता है, तो ये भी जुड़ा हुआ गांव है। इस गांव के पूर्व में पुनपुन नदी है। ठीक है, इस गांव के पूर्व में पुनपुन नदी है और पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। पुनपुन नदी है इसके पूर्व में और पश्चिम में पटना गया मेन जो रोड होता है ना, हाईवे, वो है। पटना से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से पूर्व की ओर स्थित है ये गांव। इस सड़क पे, ठीक है, ये जो सड़क है वो प्रायः इस सड़क पे बैलगाड़ी मोटर, अब तो बैलगाड़ी देखने को बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, अब ना के बराबर देखने को मिलता है, समझो। लेकिन जिस समय ये लिखा गया था ना उस समय बैलगाड़ी चलता था। फिर बोला जाए इस सड़क पे बैलगाड़ी चलता है, मोटर गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, जीप, ट्रैक्टर, बस, ये सब भी देखे जा सकते हैं सड़क पे। इस गांव में विभिन्न जाति के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। एक परिवार में लगभग 5 भी लोग रख लो तो फिर भी 7,500 लोग लगभग हो जाते हैं। लगभग समझो 7,000 से अधिक लोग इस गांव में रहते हैं। और गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी यानी कि अपना खुद का जमीन यहाँ के लोगों में, जिनमें कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो गरीब लोग हैं उनका मकान थोड़ा कच्चा बना हुआ है। तो बड़े बड़े लोग जो है उनका मकान ईंट सीमेंट का बना हुआ है। बहुत सारे लोग बड़े परिवार के हैं। गरीब लोग की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का 1/4 बस है, जो गाँव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके मकान मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। गरीब लोगों का मकान थोड़ा सा मिट्टी और फूस वगैरह का बना हुआ है। ठीक है, सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत, ये इंदिरा आवास योजना क्या होता है? इंदिरा आवास योजना जो है वो इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री, उनका एक प्रकार से ड्रीम प्रोजेक्ट था, योजना था कि सभी का मकान पक्का का हो, अच्छा मकान हो। तो एक इंदिरा आवास योजना है, सरकार की तरफ दिया जाता है। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग होते हैं उनको धनराशि, सहायता राशि दिया जाता है घर बनाने के लिए, ताकि वो लोग घर बना सके। ठीक है, घर बनाने के लिए रुपया सरकार की तरफ मिलता है, उसको कहते हैं इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना से नजदीक होने के कारण ही घरों में पर्याप्त मात्रा में बिजली भी उपलब्ध है। पटना से नजदीक है चूंकि। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख रखाव के लिए गांव में एक पावर ग्रिड की स्थापना की गई। यहाँ पे एक पावर ग्रिड लगाया गया। खेती में भी सभी नलकूप अब यहाँ बिजली से ही चलता है। हालांकि अब अपने गाँव के इधर भी आ गया, लेकिन ये उस समय यहाँ पे आ चुका था ये सभी चीज़ें। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। गांव में 6 गो प्राथमिक विद्यालय, समझो 6 प्राथमिक विद्यालय, 6 प्राइमरी स्कूल गांव में है। जस्ट इमेजिन, हम लोग के गांव में कितना प्राइमरी स्कूल है? 2 प्राइमरी स्कूल है। सिरैया में 2 प्राइमरी स्कूल है ना, एक उधर एक इधर है। तो 6 प्राइमरी स्कूल यहाँ पे, यहाँ 6 प्राइमरी स्कूल है। यही नहीं, यहाँ एक मिडिल स्कूल भी, एक मध्य विद्यालय भी। बात यहीं खत्म नहीं हो जाता, यहाँ एक हाई स्कूल भी है। इस गाँव में एक हाई स्कूल भी है, साथ में एक डिग्री कॉलेज भी है। सोचो, डिग्री कॉलेज जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, ये सब भी इस गांव में है। तो कितना आधुनिक गांव है ये पूरा, समझो। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ पे उपचार केंद्र, हॉस्पिटल भी, समझो, मतलब सरकारी हॉस्पिटल भी और निजी हॉस्पिटल भी, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी, जहाँ रोगी का उपचार किया जाता है। डाकघर का भी सुविधा है इस गाँव में। और गांव में एक आंगनबाड़ी जो होता है, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो आंगनबाड़ी का भी केंद्र है, जहाँ महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। कला मंच, स्टेज भी है, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक शौचालय है, प्रसिद्ध काली मंदिर है, और ये बहुत सारा चीज़ है। तो पूरा समझो, उपयुक्त चीज़ से ये हम लोग ये देख पाते हैं, उपयुक्त विवरण से ये बात क्लियर हो जाता है कि फतेहपुर गाँव जो है अन्य गाँव की तुलना में, सोचो अपना गाँव की तुलना में कितना ज़्यादा ये गाँव आधुनिक है। ये अभी का बात नहीं चल रहा है, ये 2007-8 का बात चल रहा है, समझो। इस समय में सोचो ये इतना आधुनिक था, तो अभी 2026 में ये गाँव तो और कितना आधुनिक होगा, सोच करके एक बार देखो। ये इससे ये पता चलता है ये गांव कितना आधुनिक है। यहाँ पे सड़क, बिजली, ये हर एक चीज़ मौजूद है। ठीक है, कॉलेज है, इलाज करने का चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ मौजूद है। तो गांव के बारे में देखिए, फतेहपुर गांव के बारे में कि ये फतेहपुर गांव बहुत ज़्यादा विकसित है। ठीक है, यहाँ तक आज हमें इतना बात समझ में आया कि फतेहपुर गाँव जो है बहुत ज़्यादा विकसित है, और ये अन्य गाँव की तुलना में बहुत ज़्यादा एक प्रकार समझो समृद्ध है। बाकी और क्या क्या फतेहपुर गाँव में वो अगले क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थके हुए आज हम। ठीक है, बहुत सारा काम हो जाता है, एग्जामिनेशन भी देना है, ये करना है, वो करना है, ये तुम लोग को पढ़ाना भी है, पढ़ाई भी बंद नहीं कर सकता। थक गए, इसलिए आज के क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म करते। कितना देर हुआ? 25 मिनट हुआ है, ऐसे जल्दी तो नहीं हुआ है। फिर भी आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं हम लोग। अब मिलेंगे कल। ठीक है, कल कितना तारीख है? 29 तारीख है।
तो कल 29 को, अब कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं हम लोग।